हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, स्टॉकेज और ईलन मार्केट्स का को फाउंडर। एक और फेस टू फेस में आपका स्वागत है एंड दिस इज अगेन गोइंग टू बी अमेजिंग वन बिकॉज आज जो मेरे साथ फेस टू फेस रिकॉर्डिंग करने आए हैं, ही इज टू मच। ही इज एन इंस्पिरेशन, समवन हु हैज वर्कड सो हार्ड in the domain of financial education, someone who is doing so much work with his YouTube channel. एंड मुझे somehow लगता है कि इनका YouTube चैनल अभी बहुत ही अंडर एक्सपोज्ड है. The kind of content he's creating, the kind of experience he has over a period of time, investing journey इनका जो रहा है बहुत अच्छा रहा है. तो मैं चाहता हूं कि आप इनके बारे में और जानें, इनको और फॉलो करें, इनसे सीखें एंड जस्ट ट्राई टू गेट एज मच एज पॉसिबल बिकॉज स्टॉक मार्केट से इन्वेस्टिंग करके लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं ये कुछ ही लोग जानते हैं इंडिया में एंड ही इज वन ऑफ देम. लेट मी वेलकम लवली पर्सन विशाल खंडेलवाल, अक्का सफल निवेशक. हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू विवेक। आपसे बात करने में अच्छा लग रहा है मुझे। और जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि हिंदी में मैं काफी टाइम से वीडियो में बात नहीं किया हूँ, उससे थोड़ा नर्वस हूँ, राइट। बट इन्वेस्टमेंट एजुकेशन के लिए मैं हमेशा लाइक तत्पर रहता हूँ, राइट। आई जस्ट वांट एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू पीपल, इन्वेस्टर से बात करने में, उनको सिखाने में कि जो गलतियां मैंने की हैं वो आप मत कीजिए, राइट। जो गलतियां आमतौर पे हम काफी करते हैं इन्वेस्टिंग में, राइट। अगर वो गलतियों को हम सिर्फ सुधार सके, हम सिर्फ उन गलतियों पे फोकस करें सुधारने के लिए, राइट। ऑफ कोर्स हमको कैसे पैसा बनाना है वो बहुत जरूरी है, वो आना चाहिए, राइट। बट कैसे पैसा नहीं गंवाना, राइट, अगर वो हम सीख लें तो हमारा 90% फाइनेंशियल लिटरेसी सॉल्व हो जाएगा. एंड इट्स नॉट अबाउट स्टॉक मार्केट्स ओनली. हर तरह का पैसा, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, चाहे वो इंश्योरेंस पॉलिसीज में पैसा लोग गवाते हैं, राइट. पैसा कैसे नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि आई थिंक मार्क ट्वेन ने कहा था कि किसी को फूल बनाना बहुत आसान है, बट उसे ये बताना कि आप फूल बनाए गए हो वो बहुत मुश्किल है, राइट. सो यही कोशिश है मेरी सफल निवेशक के थ्रू. एंड आपसे बात करके अच्छा लग रहा है आज. थैंक यू सो मच. सुपर, वेलकम टू यू. सो आपने सफल निवेशक वेबसाइट चालू की थी 2011 में एंड आई हैव बीन आल्सो फॉलोइंग यू सिंस देन. बट उसके पहले यू हैव वर्कड इन मार्केट एज एन एनालिस्ट. तो थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपका बैकग्राउंड, एंड देन वी गेट इनटू एवरी वर्क व्हिच यू आर डूइंग. ओके, सो मैं 2001 में मुंबई आया था, राइट, एमबीए करने के लिए. एमबीए फाइनेंस में करना था, ये पता था क्योंकि फैमिली का बैकग्राउंड था फाइनेंस, अकाउंट्स, बिजनेस में, राइट. सो फाइनेंस में एमबीए करना था. यहाँ पर आके एमबीए शुरू किया 2001 में, 2003 में फिनिश किया. 2000.com बस्ट के बाद आपको याद होगा कि इंडियन इकोनॉमी की हालत खराब थी, ग्लोबल इकोनॉमी की हालत खराब थी, जॉब्स नहीं थे, राइट. मुझे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जॉब करना था, वो मेरा इंटरेस्ट एरिया था. मैंने जो 2 साल एमबीए में बिताए, काफी टाइम लाइब्रेरी में बिताया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में पढ़ने में, बट कोई जॉब नहीं मिला. मैं कोशिश की, एक जॉब जो हाथ में आया था वो था स्टॉक मार्केट एनालिस्ट. मुझे नहीं पता एनालिस्ट क्या होता था, मुझे ये पता था हाँ रिसर्च करना होता है, कंपनीज के बारे में पता करना होता है कि, एंड उनके बारे में रिपोर्ट लिखनी पड़ती है. बट कैसे रिसर्च करते हैं, क्या फंडामेंटल्स होते हैं, कैसे कंपनीज को एनालाइज करते हैं, वो सब कुछ नहीं पता था. सो जॉब शुरू किया, उसमें ट्रेनिंग ली. लकीली जो सीनियर्स थे, जो कॉलीग्स थे, काफी अच्छे मिले, राइट. 8 साल उस जॉब में काम किया एज अ स्टॉक मार्केट एनालिस्ट. काफी कुछ सीखने को मिला. 2003 में मैंने जॉब ज्वाइन किया था जब इंडियन मार्केट्स आई थिंक नियर द बॉटम थे आफ्टर द .com क्रैश. सो थोड़े से उभरे थे, बट दैट वाज नियरली द बॉटम ऑफ दैट टाइम. 2003 से 2008 पहले 5 साल मेरे करियर के स्टॉक मार्केट्स के लिए बहुत अच्छे थे. और ये मैं मानता हूँ इन हाइंडसाइट, मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, सो किसी के लिए पहले 5 साल अगर बहुत अच्छे हो या पहले 4-5 साल बहुत अच्छे हो, वो एक अच्छी शुरुआत नहीं है, राइट. क्योंकि वो इंसान सिर्फ यही सीखता है कि मार्केट सिर्फ एक ही तरफ जाता है, ऊपर, राइट. और पैसा बनाना बहुत आसान है. एक बहुत पुरानी हॉलीवुड मूवी थी वॉल स्ट्रीट, जिसमें गॉर्डन गेको नाम का कैरेक्टर था, राइट. गॉर्डन गेको का एक बहुत फेमस डायलॉग है, वो कहते थे ग्रीड इज गुड, राइट. सो जो लोभ है जो हमको है, राइट, मार्केट में पैसा बनाने का या जल्दी पैसा बनाने का, वो बहुत अच्छी चीज है, वो ऐसा कहते थे. एंड उस मूवी में हम देखते हैं कि कैसा उन्होंने ये पैसा कमाया और कैसा सब कुछ गंवा भी दिया, राइट. सो जब मैं मार्केट्स में आया एमबीए करके, राइट, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हो आप, एमबीए फाइनेंस हो एंड स्टॉक मार्केट्स, एंड आप देख रहे हो कि स्टार्टिंग से ही बुल रन शुरू हो चुका है, आप जब से जॉब ज्वाइन किए हो, राइट. बाय द एंड ऑफ 5 years मुझे ऐसा लगा कि मैं एक जैसे ही मैन होता है, राइट, जो करेगा वो सही हो जाएगा, सुपर हीरो रहता है, राइट. सो वैसा फील करने लग गया था कि मैं जो स्टॉक रेकमेंड करूंगा वो सही होगा, मैं जो रिसर्च करूंगा वो सही होगा, मैं जिसको जो एडवाइस दूंगा वो सही होगा, सब लोग पैसा बनाएंगे, मैं भी पैसा बनाऊंगा.
बट देन 2008 तक जो क्राइसिस आया, राइट, उसने सॉर्ट ऑफ, इफ आई वर टू यूज द वर्ड, हिला के रख दिया, राइट. इट वाज लाइक दैट मोमेंट जब ये रियलाइज हुआ कि नहीं, मार्केट में और कुछ है, इट्स नॉट ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा पैसा नहीं बना सकते. और उस टाइम वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर के बारे में मैंने इतना नहीं पढ़ा था, राइट. ये वो टाइम था 2008 जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया इनके बारे में. उनके बारे में पता था कि वो दुनिया के वन ऑफ द फ्यू द रिचेस्ट पीपल, राइट, इन्वेस्टर्स हैं, बेस्ट इन्वेस्टर्स हैं. बट कैसे उन्होंने पैसा बनाया, उनका क्या प्रिंसिपल है, क्या फिलॉसफी, ये तब पढ़ना शुरू किया जब पैसा लॉस्ट किया मैंने थोड़ा सा. और उसके बाद जो मैंने सीखा वो सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे लिए लेसन था, जो लेसन आज भी मैं अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट मांगता हूँ मार्केट्स में, वो ये है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करके अच्छा परफॉर्मेंस करना है, नॉट ओवर अ few months period but over a few decades period. few decades, मैं decades में बात करता हूँ, मैं months years में बात नहीं करता, मैं 10 years 15 years 20 30 40 years में बात करता हूँ. एंड वो चीज मैंने उनसे सीखी है. और ऐसे मैंने काफी स्टोरीज देखी हैं इंडियन मार्केट्स में, अननोन इन्वेस्टर्स जिन्होंने कई डेकेड्स तक पैसा इन्वेस्ट किया और काफी अच्छा परफॉर्म किया, जिनकी कहानियां किसी को नहीं पता, राइट. सो उनके लेसन से, नॉट जस्ट वॉरेन बफेट बट ऑल्सो उन आम निवेशकों के लेसन से जिन्होंने 30-40 साल तक पैसा निवेश करके अपना काफी सक्सेसफुल रहे इन्वेस्टिंग में, उनसे ये सीखा कि मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है सर्वाइव करना. अगर आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं, राइट, ओवर 20-30 इयर्स, आपका पैसा बन जाएगा, राइट. आपके उतार चढ़ाव आएंगे मार्केट के साथ, मार्केट साइकिल्स के साथ, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, बट अगर आप अपने प्रोसेस को फॉलो करेंगे, राइट, अगर आप उस पर लगे रहेंगे, आई थिंक यू विल बी सक्सेसफुल. एक बहुत अच्छी कविता है हरिवंश राय बच्चन जी की, राइट, अमिताभ बच्चन के पिताजी, मधुशाला, राइट. बहुत लंबी कविता है, मुझे याद नहीं है, बट उसका एक जो पैराग्राफ जो मैंने कई साल पहले सुना था और जो एक्चुअली जो दिल पे लग जाता है, राइट, उसमें उन्होंने लिखा कि 4 लाइन है, सो आई जस्ट रिपीट दैट, आई होप आई एम राइट. मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला. सो मदिरालय इज द हाउस ऑफ वाइन. मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, असमंजस में है वो भोला भाला. किस पथ पर जाऊं, असमंजस में है वो भोला भाला. सो विच पाथ शुड आई टेक, ही इज कंफ्यूज्ड. अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला. What it simply means कि अगर आपके पास investing, if I were to relate to investing, right, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला. So मधुशाला may be a house of wine, but in investing it is where you want to achieve, where you want to reach, right, your wealth creation, your financial freedom. अगर आप वो एक राह पकड़ लेंगे जो सही रहा है, उस पर आप चलते रहेंगे, मार्केट क्रैश हो रहा है कि राइज हो रहा है, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट कुछ भी कह रहे हैं, आज खरीदो कल बेचो, इफ यू हैव अ प्रोसेस, राइट, एंड इफ यू स्टिक टू इट, you will find your madhushala. That is what I have learned in this stock market journey, right, and this is my most important lesson. सही है एकदम. सो विशाल, जब आपने इन्वेस्टिंग चालू की थी तो मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल पे था, फिर अभी मार्केट ऑब्वियसली इज मच मच हायर देन व्हेन यू स्टार्टेड, बट वो पूरे जर्नी के अंदर में मार्केट ने बहुत बार फॉल्स दिए, राइट. आई मीन वी कैन काउंट फ्यू 5-6 फॉल्स, बट छोटे छोटे फॉल्स तो बहुत आए. तो जब आदमी फॉल्स देखता है तो विचलित होता है, क्योंकि एक आदत बनी हुई है ना प्रॉफिट एंड लॉस देखने की. तो अगर फॉल आ रहा है तो लॉस दिख रहा है तो मेंटली आदमी डिस्टर्ब हो जाता है. तो उस समय जहां पर इमोशनल मैच्योरिटी सबसे ज्यादा चाहिए, आई थिंक द डिफरेंशिएशन बिटवीन अ मैन एंड अ बॉय कम्स, राइट. तो अभी का वो सिचुएशन है, लोग 2 साल से जो आए थे 30% 40% अपने पीक से डाउन है लोग, तो उनको स्ट्रेंथ चाहिए. तो लेट अस टॉक अबाउट few things you do when you go through this, and you have gone through this for many years. और फिर उसके बाद हम लोग, आपने इतने इंटरव्यूज भी किए हैं, that 1% show which you are running in your YouTube channel is amazing. So I want to get out of from you whatever you have learned from all these biggies. तो पहले आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि जो टफ टाइम्स होते हैं मार्केट में, उस समय आप क्या करते हैं. आई थिंक कोई नया निवेशक हो, यंग इन्वेस्टर हो, राइट, उसके लिए सबसे पहले जब मार्केट में आते हैं, उससे पहले सबसे पहले ये आंसर करना चाहिए, ये क्वेश्चन करना चाहिए अपने आप से कि वो किस तरह का निवेशक है, राइट. इज ही टू इमोशनल? अगर आप टू इमोशनल हो, आप पैसा नीचे जाता हुआ, अपना इन्वेस्टमेंट नीचे जाता हुआ नहीं देख सकते, तो आप इस मार्केट में नहीं आना चाहिए आपको. इन द सेंस कि आपको डायरेक्ट स्टॉक्स पिक नहीं करने चाहिए, आप म्यूचुअल फंड्स के चाहिए, आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, विच आर वेरी गुड व्हीकल्स टू इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म. आपको अल्टीमेटली पैसा बनाना है इक्विटीज से ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और मैं ये मानता हूं कि खुद स्टॉक पिक करना
और खुद स्टॉक पिक नहीं करना कोई शर्म की बात नहीं है, राइट। लोग ये समझते हैं अच्छा सब लोग स्टॉक पिक करके अमीर बन रहे हैं, सब लोग पैसा कमा रहे हैं, तो मैं कैसे नहीं पैसा कमाऊं, राइट। मैं क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं, मैं भी स्टॉक्स ढूंढ सकता हूं, पैसा कमा सकता हूं। सो आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट लेसन्स इज फॉर न्यू इन्वेस्टर्स कि आप पहले सीखिए मार्केट्स क्या है, आप पहले जानिए कि आप कैसे निवेशक हैं, राइट। आप मार्केट के उतार चढ़ाव से में विचलित होंगे, आप उसमें अपना वो जैसे आई थिंक there's a word in Sanskrit called samatvam which means equanimity, right। आप इक्वानिमस होके उस उतार चढ़ाव को देख सकते हैं कि नहीं, वो बहुत डिफिकल्ट है एक यंग इन्वेस्टर्स के लिए जवाब देना। बट आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल लूज मनी, राइट। आप कितने ही स्मार्ट निवेशक हो, आप पैसा गंवाएंगे। वॉरेन बफेट का एक सिंपल रूल है, रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। सो बहुत लोग समझते हैं नेवर लूज मनी का मतलब क्या है, कि हम मार्केट में अगर 10% 20% मेरा पैसा नीचे जाए तो मेरे को बेच देना चाहिए, राइट। दैट इज नॉट अबाउट व्हाट बफेट इज टॉकिंग अबाउट, नेवर लूज मनी। उनका कहने का मतलब है कि आप जब निवेश करें, जब इन्वेस्ट करें, तो आप ये समझ के इन्वेस्ट करें कि उस इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा परमानेंटली तो नहीं चला जाएगा, अच्छा, राइट। हम लोग अच्छे रिटर्न्स के लिए भूल जाते हैं कि रिस्क क्या है, राइट। एक बहुत फेमस आई थिंक थिंकर एंड फिलोसोफर एंड आई वुड आल्सो कॉल हिम अ टीचर, नासिम तालिब। आई एम श्योर बहुत सारे आपके रीडर्स जानते होंगे नासिम तालिब को। नासिम तालिब ने काफी अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं। उसमें एक बुक में वो एक गेम की बात करते हैं जिसका नाम है रशियन रूले। रशियन रूले में आप एक, जैसे मूवीज में देखते थे हम, एक गन होती है, राइट। उसमें 6 चैम्बर्स होते हैं, सिर्फ एक गोली होती है, 5 चैम्बर्स खाली होते हैं, आपको सर पे लगाना होता है और आपको बोला जाता है कि अगर आप पहले शॉट में बच गए तो आपको 1 करोड़ मिलेंगे या 100 करोड़ मिलेंगे, कुछ मिलेंगे, राइट। प्रोबेबिलिटी क्या है, 6 चैम्बर्स हैं, 5 खाली हैं, सिर्फ एक में बुलेट है, विच मीन्स आपका प्रोबेबिलिटी जो बचने का है वो 5/6 है, 83%। 83% चांस है कि आप बच जाएंगे पहले शॉट में। बट क्या आप ये गेम खेलेंगे, राइट? नहीं खेलेंगे, राइट? एक अनदर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एक ऐसा एरोप्लेन में जा रहे हैं कहीं, राइट, और एक पैराशूट से आपको उतरना है, कोई 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 इशू आ गया प्लेन में, पायलट ने बोला आपको पैराशूट लेके उतरना है। आपको एक पैराशूट मिला है जिसमें, और हर पैराशूट में स्टैटिस्टिक्स लिखा है कि पैराशूट कितनी बार खुलता है, राइट। आपके सामने एक पैराशूट है जिसमें लिखा गया कि पैराशूट 95% टाइम खुलता है, राइट। आपके ऑफ कोर्स आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट आपके पास अगर और भी पैराशूट्स होंगे, आप वो 95% वाला पैराशूट लेके नहीं कूदेंगे, क्योंकि क्या पता आपके बारे में वो 5% चांस आ जाए, यू विल नॉट सर्वाइव, राइट। सो अगर हम ऐसे क्वेश्चन मार्केट में पूछते हैं अपने आप से जब हम निवेश करते हैं कि क्या मैं ऐसा निवेश कर रहा हूं जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कुड बी ह्यूज, आप अच्छे स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, आप मोमेंटम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब कोई पैसा बना रहे हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट राइजिंग इवन फर्दर कुड बी हाई, बट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिजास्टर, अगर कुछ खराब हुआ और बहुत खराब हुआ, तब आप उससे कैसे डील करेंगे, राइट। सो मूल बात यह है कि मार्केट में घुसने से पहले हर निवेशक को अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है। कैसे स्टॉक्स पिक करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, किस ब्रोकर से खरीदना है, किसकी बात सुननी है, वो सब सेकेंडरी है। आप 3 महीने में सीख सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, आई एम श्योर आप 6 महीने में सीख सकते हैं, बट आप क्या हैं, राइट, वो जीवन लग जाता है सीखने में, राइट। सो आई थिंक ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक जो मैं लोगों को कहता हूं, जो खासकर जो यंगस्टर्स होते हैं, बोलते हैं मार्केट जो रिटर्न देगा वो आपके कंट्रोल में नहीं है। हमको फोकस करना है जो हमारे कंट्रोल में। आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में है सेव करना, उस पैसे को सेंसिबली इन्वेस्ट करना इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप पैसा सेव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, राइट। अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं, आप कोशिश कीजिए उसमें से 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए सेव करें, राइट। दिस इज हाउ आई बिल्ट माई फाइनेंशियल फ्रीडम। सो मैंने जो पैसा सेव किया, जो निवेश किया, जिससे मैं फाइनेंशियल फ्रीडम जिससे मैंने अचीव किया ओवर अ पीरियड ऑफ 7, 8, 10 years, राइट, दैट वाज एंटायरली बेस्ड ऑन मैं कितना सेव करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है प्रेजेंट को कॉम्प्रोमाइज कर, राइट। एवरीवन वांट्स टू एंजॉय द प्रेजेंट, यू प्लीज एंजॉय योर प्रेजेंट, बट ऑलवेज स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन सेविंग इन द प्रेजेंट एंड उसको अच्छी तरह से निवेश कीजिए ऐसी जगह पे जहां पर आपका पैसा 100% डूबना चाहिए। अगर आप ये 2-3 चीजें आई थिंक कंट्रोल में रखते हैं, राइट, आई थिंक आपका जर्नी सॉर्टेड है, यू विल सर्वाइव एंड डू वेल। और विशाल, 100% डूबना तो खैर वो एक डिफॉल्ट रिस्क हो गया, बट अगर स्टॉक मार्केट में हम डाल रहे हैं तो मोमेंटरीली डूबत तो कई बार दिख जाता है, तो आप कह रहे हैं कि उसको डूबत मत समझो, दैट इज समथिंग विच इज मोमेंटरीली टेम्पररी और वो रिकवर कर जाएगा अगर आपका प्रोसेस सही है तो, राइट। नॉट जस्ट आपका प्रोसेस, अगर आपका इन्वेस्टमेंट भी सही है।
अगर आपने जिस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है वो फंडामेंटली साउंड कंपनी है, राइट, मार्केट नीचे आएगा तो वो स्टॉक भी नीचे आएगा। हाँ, हमने देखा है 2008 में जो मेजर क्रैशेस 2008, 2015, 2020 में, राइट, मार्केट क्रैश के साथ फंडामेंटली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स भी 30, 40, 50% नीचे आए थे। करेक्ट। वो स्टॉक्स को नहीं बेचना है। बट अगर आप मार्केट के साथ आपके स्टॉक्स नीचे आए हैं, तब आपने स्टॉक को स्टडी किया और रियलाइज किया नहीं ये गलती थी, नॉट जस्ट बिकॉज द स्टॉक प्राइस इज फॉलन, बट बिकॉज अब आपको शायद सोचने का टाइम मिला है कि मैं वापस जाके स्टडी कर लूं, क्योंकि मैंने ऐसी मिस्टेक्स की है। जब स्टॉक नीचे गया तब मैंने स्टडी करना शुरू किया, आज नहीं, आज से 15 साल पहले। लकीली मैं अर्ली इन माय इन्वेस्टिंग लाइफ आई लर्न दैट लेसन कि जब पहली बात तो आपको रिसर्च करके इन्वेस्ट करना चाहिए। मान लो आपने मोमेंटम में या मान लो आपने बुल मार्केट में किसी के टिप पे आपने इन्वेस्ट कर दिया, बट जब पैसा नीचे जा रहा है एटलीस्ट गो एंड स्टडी कि आपने किस चीज में इन्वेस्ट किया। अगर आपको रियलाइज होता है कि आपका पैसा 30-40% नीचे गया है क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट खराब है, क्योंकि वो बिजनेस खराब है, तो चाहे 30% का नुकसान हो चाहे 50% का नुकसान हो, प्लीज उसको बेच के बाहर आइए। Okay. लोग सोचते हैं कि जिस तरह से मैंने पैसा गंवाया है उसी तरह से मैं पैसा कमाऊं, ऐसा नहीं होता मार्केट में, राइट। अनदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स लोगों को याद रखना चाहिए कि अगर आपका पैसा 90% गिरता है, राइट, 90% गिरता है, राइट, आपको उसको 9 टाइम्स ग्रो करना है। आपको सिर्फ 90% ग्रो नहीं करना है, राइट, आपको 9 टाइम्स ग्रो करना है टू रीच द सेम लेवल, राइट। सो ये बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक फाइनेंशियल सेंस अगर लोगों में आ जाए और लोगों को हम सिखा पाए, राइट, सर्वाइवल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक रूल्स हैं, अगर हम लोगों को सिखा पाए early in their investing lives, right, I think most of their problems will be solved. And one final thing I generally advise people is to avoid noise, right. जैसे शुगर बॉडी को नुकसान करता है वैसे नॉइज माइंड को नुकसान करती है, और हमको पता नहीं चलता। धीरे 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 हम उस नॉइज में इतना घुस जाते हैं कि हम सेंसिबल डिसीजन नहीं ले पाते, राइट। सो इफ यू कैन लर्न टू अवॉइड नॉइज, राइट, आपकी बहुत सारी मुश्किलें वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी, बिकॉज आप फोकस कर पाएंगे क्या सही है। वरना आप डिफोकस रहेंगे, आपको पता भी नहीं क्या सही है क्या नहीं है, क्या नॉइज है क्या सिग्नल है, राइट। सब चीज आपको सिग्नल लगेगा, सब चीज से आप डर जाएंगे। मार्केट जब गिरता है तो मार्केट न्यूज़पेपर्स में अगले दिन जो हेडलाइंस आती है उससे आप डर जाएंगे। बट अगर आपको पता है कि इस इंफॉर्मेशन का शेल्फ लाइफ लॉन्ग नहीं है, इस इंफॉर्मेशन का शेल्फ लाइफ सिर्फ अभी के लिए, जिसका मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो आप उस हिसाब से प्रोसेस बनाएंगे, उसी तरह से सोचेंगे। सो आपका एक रास्ता जो है सही दिशा में जाएगा, आपको सही दिशा में लेके जाएगा। तो विशाल, जब हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो 50 साल पहले जो बिजनेसेस के लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी होते थे वो आज होना मुश्किल है, बिकॉज आज हम अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। डिस्ट्रप्शन इज लाइक, मैंने अपने जीवन में इतना डिस्ट्रप्शन माहौल नहीं देखा है कि टेक इज काइंड ऑफ एवरीवेयर एंड एनीवेयर। तो क्या एक्चुअली में एक इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी बिजनेस का देख पाता है? नाउ दैट यू हैव इंटरव्यूड सो मेनी पीपल, तो अगर आप उनसे पूछते हैं ये, तो क्या वो बता पाएंगे कि आने वाले 20 साल में वो ये हो रहा है, शायद ऐसा डेवलपमेंट होगा? सेक्टर लेवल पे क्या हम कुछ भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपका यूट्यूब चैनल, राइट, जब आपने स्टार्ट किया, आपका बिजनेस है ईलन मार्केट्स का या मेरा बिजनेस है सफल निवेशक का, जब आपने स्टार्ट किया से 10 साल 15 साल पहले, राइट, हमको नहीं पता था 15 साल में हम कहाँ जाएंगे, राइट। सो लेकिन और हमारे बिजनेस में डिस्ट्रप्शन आया है, राइट, अलग अलग मीडियम्स आ गए हैं, अलग अलग सोर्सेज आ गए हैं, इंफॉर्मेशन फ्लो फास्ट हो गया है, राइट, कंपटीशन हो गया है, हर तरह से चीजें, राइट। बट सिंस वी हैव फॉलोड द प्रोसेस, हमने आइटरेट किया, हमने गलतियों से सीखा, हमने दूसरों से सीखा। बाय एंड होल्ड, जैसे इन्वेस्टमेंट में मैं कहता हूं, बाय एंड होल्ड डज नॉट मीन बाय एंड फॉरगेट। आपने 15 साल का प्लान नहीं बनाया होगा, मैंने 15 साल का प्लान नहीं बनाया, मैंने सिर्फ अगले महीने का या अगले साल का प्लान बनाया कि मुझे इस साल में क्या करना है। जब वो साल खत्म हुआ है तो अगले साल में क्या करना है। वैसे ही इन्वेस्टमेंट में अगर मैं देखूं, आपने सही कहा कि जो कंपनीज का जो लाइफ साइकिल है, राइट, इंडिया का स्टैटिस्टिक्स मेरे पास नहीं है, बट अमेरिकन कंपनीज आज से 40 साल पहले ऑन एन एवरेज एक कंपनी का लाइफ 60 से 70 साल था। अब वो एवरेज लाइफ और एन एवरेज कंपनी 15 साल का हो गया है, राइट। वो एवरेज है, राइट। बहुत सारी कंपनीज बेटर देन एवरेज होंगी, बहुत सारी कंपनीज, ज्यादातर कंपनीज लेस देन एवरेज होंगी। इंडिया में भी ऐसा ही है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज कब आती है कब चली जाती है पता नहीं चलता। एक टाइम पे बहुत लाइमलाइट में होती है, चली जाती है, पता नहीं चलता। सो अगर आपको पता है आपने सही जगह पे निवेश किया है, आपको फिर भी उसको हर साल रिव्यू करना है, और अगर सब कुछ ठीक है तो उसको मत छेड़िए। ये मैं सिखाता हूं। अगर सब कुछ ठीक है, you just keep holding on to that business. Think like a business owner, like we talk about. Think like a business owner. You as a business owner, you are not going to tinker majorly with your business if things are moving in the right direction.
वो डायरेक्शनली राइट होना बहुत जरूरी है। जैसे डाइट में है, राइट, आप अपने आप को हेल्दी करना चाहते हो, आप एक क्रैश डाइट पे जाते हो, कीटो पे जाते हो, लो कार्ब हाई फैट सब कुछ ट्राई कर लेते हो, सब में फेल हो जाते हो क्योंकि क्रैश डाइट्स होती है। आपको डायरेक्शनली राइट अगर आप होगे, राइट, कि मुझे ये नहीं खाना और ये खाना है, मुझे ये 5 तरीके हेल्दी रहने के, ये 5 तरीके अनहेल्दी रहने के, राइट, अगर आप डायरेक्शनली राइट होगे एंड यू कीप एट इट over a period of time, you will also keep evolving, like your business has evolved over a period of time, पर right? विशाल, So कुछ चीजें अपने को नहीं पता लगती है कि जैसे कंपनी है, हमने ओवरऑल उसका एनालिसिस कर लिया, एक फेशिया बना देख लिया कि सब कुछ ठीक है, बट बाद में रियलाइज होता है कि अरे इसमें ये भी था जो मैं मिस कर गया। क्योंकि आप तो पूरा एग्जॉस्टिव होमवर्क कर नहीं सकते जितना एक प्रमोटर करके बैठा अपनी कंपनी के बारे में, mm-hmm. तो गलतियां भी होंगी। तो थोड़ा कुछ गलतियों की चर्चा करें, उससे एक और आइडिया लगेगा कि जो प्रोसेस आपने भी बना रखा है, तो सक्सेस स्टोरीज तो बहुत होंगी, वो तो कोई डाउट ही नहीं है, बट जो गलतियां हैं एक दो अगर एग्जांपल भी आप दे पाए कि उनसे आपने क्या सीखा और फिर अपने आप को कैसे चेंज किया उन गलतियों से। So luckily, अच्छा, लकीली मैंने बहुत सारी गलतियां की एंड मोर लकीली वो गलतियां मेरे अर्ली पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग करियर में हुई, जब ज्यादा पैसा नहीं था निवेश करने के लिए, और उससे मैंने अच्छा। सीखा और वो गलतियां वापस नहीं की। तो एक जो गलती मैंने कई साल पहले, इनफैक्ट आई थिंक 2006 या 7 में की थी, वो थी एक स्टॉक था होटल लीला वेंचर, हाँ। राइट। they own some of the best hotel properties in India, Hotel Leela, right? So उस टाइम बैंगलोर में गया था एक कॉन्फ्रेंस के लिए और लीला के होटल में रुका था। ऑफ कोर्स कंपनी ने फंड किया था, मेरे पास नहीं पैसे थे होटल में लीला में रुकने के लिए, बट आई जस्ट लव द प्रॉपर्टी। मैंने वहाँ थोड़ा इंक्वायरी किया, बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट, थोड़े क्वेश्चन आंसर्स किए, राइट, फ्रंट डेस्क के एंड मैनेजर से, और मुझे पता चला कि डिस्पाइट दैट बीइंग वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी इन बैंगलोर दैट टाइम, वो अगले 6 महीने तक ऑलमोस्ट बुक था, राइट। सो इतना इन्फॉर्मेशन लेके मैंने होटल लीला वेंचर के स्टॉक में इन्वेस्ट किया, आई थिंक वो स्टॉक अराउंड अंशा आई थिंक 50-60 रुपए के आसपास रहा होगा उस वक्त। सो ये लगा था कि अच्छा सस्ते में मिल रहा है, सस्ता उस टाइम ये लगता था कि सस्ता मतलब डबल डिजिट स्टॉक, सिंगल डिजिट स्टॉक, व्हिच आई रियलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट, सस्ता डज नॉट मीन अ डबल डिजिट और सिंगल डिजिट स्टॉक, इट मींस हाउ गुड और बैड अ बिजनेस इज, राइट, बिजनेस का अंडरलाइन फंडामेंटल कैसा है। तो होटल लीला वेंचर में इन्वेस्ट किया, स्टॉक उस दिन अच्छा किया, 2006 का टाइम था, बुल मार्केट चल रहा था, राइट, स्टॉक वाज डूइंग फाइन, बट धीरे धीरे कंपनी में प्रॉब्लम्स आने लग गई, स्टॉक जो था वो नीचे गिरने लग गया, 10% गिरा, ठीक है, इग्नोर किया, आई वॉज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, सो 20% गिरा, इग्नोर किया, 25-30% जब गिर गया तब सोचा कि यार बैलेंस शीट पढ़ लेता हूँ, हाँ। राइट। सो उस टाइम तक बैलेंस शीट पे इतना ध्यान नहीं दिया, इनकम स्टेटमेंट पे थोड़ा ध्यान दिया, कंपनी ग्रो कर रही थी, नई प्रॉपर्टी सेट कर रही थी, बैलेंस शीट पे ध्यान नहीं दिया। हाँ। हाँ। और होटल स्टॉक्स के, होटल इंडस्ट्री के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं था, मैं एज एन एनालिस्ट सॉफ्टवेयर स्टॉक्स दिखता था, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता था, होटल होटल स्टॉक्स नहीं दिखता था, राइट। बट हाँ। तब रियलाइज हुआ कि उस कंपनी में इतना डेट था, राइट, द अमाउंट ऑफ बोरोइंग्स दे हैड वाज सो बिग, राइट, कि द कंपनी वाज फेसिंग प्रॉब्लम्स repaying that debt in the interest on debt, right. So I did not track that company for many years after that, but I think they were on the verge of bankruptcy after that. बट लकीली जब 40-45% पैसा डूब चुका था मेरा, और छोटा पैसा था, मैं स्टॉक बेच दिया था, मेरे बोला नहीं रखना मुझे, कितना ही पैसा गया मुझे स्टॉक रखना ही नहीं है, जब से इससे पहले जीरो पे जाए, एंड देयर लॉट ऑफ स्टॉक्स व्हिच हैव गॉन टू जीरो, नॉट माय स्टॉक्स फॉर्चुनेटली, बट इंडिया में भी हमने ऐसे देखे हैं, काफी फेमस स्टॉक्स है, सुजलॉन, राइट, यूनिटेक, दे हैव गॉन फ्रॉम 400-450-500 रुपए से लेके ऑलमोस्ट 3-4-5 रुपए, राइट। तो ये बहुत बड़ी गलती थी मेरे अर्ली पार्ट ऑफ द करियर की। एक गलती जो मैंने इन्वेस्ट करके की थी, जिसमें मैंने पैसा गंवाया नहीं था, वो था स्वराज इंजन्स। स्वराज इंजन्स डीजल इंजन मैन्युफैक्चरर है, स्वराज ब्रांड ऑफ ट्रैक्टर्स का, चंडीगढ़ बेस्ड कंपनी है, एंड महिंद्रा ने, पंजाब ट्रैक्टर्स का अर्लियर आर्म था, पंजाब ट्रैक्टर्स को जब महिंद्रा ने खरीद लिया स्वराज ब्रांड को, तो स्वराज इंजन सिर्फ उनके लिए डीजल इंजन बनाता था। Very clean company, it is still a very clean company, though I have not tracked it. Very good sound promoters, managers थे, down to earth, right, उनका बैलेंस शीट एकदम स्पिक एंड स्पैन, मतलब उससे अच्छे क्लीन बैलेंस शीट है सब उस साइज की कंपनी में नहीं मिलता, एंड अ ग्रेजुअली स्टेडीली ग्रोइंग बिजनेस। 2009 में मैंने उसमें इन्वेस्ट किया, 400 रुपए का भाव था उसका। 2011, 3 साल, 9, 10, 11, 3 साल तक रखा, वो 400 से हिला नहीं स्टॉक, राइट। मैं उस टाइम बेंजामिन ग्राहम जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के फादर, एज अ फादर कहा जाता है उनको, उनका एक रूल था जो मैं फॉलो करता था, वो कहते थे कि वो स्टॉक 50% रिटर्न पे बेच देते थे या 3 साल में बेच देते थे, जो पहले मिलता उनको,
अगर 3 साल हो गए 50% नहीं मिला तो बेच देंगे, अगर 50% को 1 महीने में मिल गया तो बेच देंगे। अच्छा। मेरे 3 साल हो चुके थे, 10% भी नहीं मिला था, मैंने स्टॉक बेच दिया क्योंकि मेरी आंखें सिर्फ शेयर प्राइस पे थी। हम्म। जब बेच दिया उसके बाद जब स्टॉक बढ़ने लग गया, राइट, तब मैं वापस से स्टडी करने लग गया कि ऐसा क्या किया मैंने गलती कि मैंने बेचा और अब स्टॉक बढ़ रहा है। एंड देन आई रियलाइज कि ड्यूरिंग दैट पीरियड जब मैं स्टॉक को होल्ड कर रखा था, जब स्टॉक नहीं बढ़ रहा था, स्टॉक का जो इंट्रिंसिक वैल्यू था, बिजनेस का जो इंट्रिंसिक वैल्यू था, कैश फ्लोज, प्रॉफिट्स, राइट, एवरीथिंग वाज राइजिंग। सो द हम्म। बिजनेस वाज ग्रोइंग बट द स्टॉक प्राइस में वो रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था, क्योंकि शायद लोगों ने ज्यादा रिसर्च नहीं किया होगा। इट वाज नॉट अ हॉट स्टॉक, कभी ड्राई लोकल छोटा सा बिजनेस था, बोरिंग सा बिजनेस था, डीजल इंजन का, राइट, ग्रोइंग एट 10-15%, नोबडी वाज लुकिंग टू बाय सच काइंड ऑफ बिजनेसेस। इसीलिए लोगों की नजर नहीं गई और स्टॉक ने कुछ नहीं किया, बट मैंने बेच दिया क्योंकि मेरी नजर सिर्फ स्टॉक प्राइस पे थी। वो बहुत बड़ी गलती थी। स्वराज इंजन ने काफी रिटर्न दिए उसके बाद, मैंने अगेन उसको ज्यादा ट्रैक नहीं किया, बट दैट वाज वन बिग मिस्टेक आई मेड ऑफ नॉट स्टेइंग विद अ कंपनी जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू ग्रो कर रहा था, जो बिजनेस ग्रो कर रहा था, बट सिर्फ स्टॉक प्राइस पे नजर रख के मैंने उसको बेच दिया। सो ये सही दो है। बड़े फेलियर्स हैं, काफी हैं, बट अभी के लिए ये दो। ये दो मेजर है। अच्छा, अब जब हम लोग क्योंकि बात छिड़ गई है तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन भी करता हूँ, ये इंट्रिंसिक वैल्यू और स्टॉक प्राइस। सो वी नो दैट कोई भी स्टॉक के अंदर में इंट्रिंसिक वैल्यू तो होता ही है, बट अगर मुझे फेयर वैल्यू है किसी भी कंपनी का निकालना है, वो जो कि नॉर्मली सब पूछते हैं मुझसे कि सर व्हाट इज द बेसिस ऑफ फाइंडिंग दैट फेयर वैल्यू, तो टिपिकली अपने डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड और वो जो दामोदरन साहब की किताब सबने रट डाली है, तो अपने को पता है कि वो करना है। लेकिन एक आम आदमी को अगर किसी भी स्टॉक का फेयर वैल्यू निकालना है तो कैसे करें? डीसीएफ का आपने बोला एक 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 मेथड है। डीसीएफ भी बहुत सिंपल तरीके से किया जाता है। डीसीएफ में मैं एक्चुअली डीसीएफ से ज्यादा दूसरे एक फंडामेंटल वैल्यूएशन मेथड को फोकस करता हूँ, जिसके बारे में ज्यादा लिखा नहीं गया है, बट उसको रिवर्स डीसीएफ कहते हैं। ओके। तो डीसीएफ में बेसिकली डीसीएफ का बेसिक पर्पस क्या है, आपको अगले 10 साल के कैश फ्लोज को प्रेडिक्ट करना है, हम्म। उसको एक डिस्काउंट रेट से डिस्काउंट करना है, मतलब उस कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट। आई थिंक किसी को स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना है, अनदर टिप फॉर एडवाइस यंगस्टर्स, आपको प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप 10 साल मार्केट में आपको प्रेजेंट वैल्यू का मतलब नहीं पता, प्लीज गो एंड रीड अबाउट दैट, व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू, बिकॉज इन्वेस्टिंग इज अबाउट दैट, राइट। सो वो 10 साल के फ्यूचर कैश फ्लोज को पहले प्रेडिक्ट करना है, उसको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है। जो प्रेजेंट वैल्यू आपको मिलेगा वो कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू है, राइट। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें मुझे कंपनी का प्रेडिक्शन करना पड़ता है अगले 10 साल का कैश फ्लो कैसे ग्रो होगा। रिवर्स डीसीएफ में क्या फंडामेंटल है, रिवर्स डीसीएफ का फंडामेंटल है कि जो जो ग्रोथ रेट है कैश फ्लो का, उसको मैं प्रेडिक्ट नहीं करूंगा, उसको मैं मार्केट को प्रेडिक्ट करने दूंगा। तो मैं अपने एक्सेल मॉडल खोलूंगा डीसीएफ का, उसमें मैं वो ग्रोथ रेट डालूंगा फ्यूचर कैश फ्लोज का, जिससे जो मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू है वो करंट मार्केट कैप के बराबर हो जाए। अच्छा अच्छा, ओके। जिससे मुझे पता चलेगा कि ऐसे कौन सा रेट है जो स्टॉक मार्केट स्टॉक को दे रहा है, जिससे उसका मार्केट कैप उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर है, जिसका मतलब अभी का जो मार्केट कैप है वही इंट्रिंसिक वैल्यू है। कभी कभी वो 40% आता है, कभी कभी 50% आता है। अब मुझे वो क्वेश्चन करना है कि वो 40% जो फ्री कैश फ्लो ग्रोथ है वो ज्यादा है कि कम है। अगर मुझे लगता है वो रीजनेबल है तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, अगर मुझे लगता है वो अनरीजनेबल है मैं वेट करूंगा, बिकॉज आई नो इट्स अ फंडामेंटली साउंड स्टॉक। बट वो दामोदर assumptions, वो जो दामोदरन assumptions आप जो कर रहे हैं हाँ, ग्रोथ वाला, सॉरी टू इंटरप्ट इन द मिडिल। रिवर्स डीसीएफ में मैं अजम्पशन नहीं कर रहा, मार्केट को अजम्पशन करने दिया। हाँ, बट ये जो हाँ ग्रोथ का अल्टीमेटली जो फिगर आया उस पे तो हाँ आप एक जजमेंट बना रहे हैं ना कि ये हाँ, सही है कि गलत है, तो दैट्स ये राइट। जजमेंट कैसे बने? इससे पहले की कहानी, अच्छा दामोदरन ने ये भी कहा है कि आप किसी भी तरह का वैल्यूएशन करेंगे वो गलत ही होगा। अच्छा अच्छा। पहला रूल ये है वैल्यूएशन का। सेकंड रूल ये है कि आप जब वैल्यूएशन करने जाते हैं, आप उस रिसर्च प्रोसेस के अंतिम स्टेज पे हैं, आपने कंपनी का एनालिसिस किया तभी आप वैल्यू हाँ करेंगे, राइट। हाँ। आपको कंपनी अच्छी लगेगी तभी आप वैल्यू करेंगे, राइट। अगर आप 1 महीने तक कंपनी को रिसर्च करेंगे, आपको कंपनी से ऑलरेडी प्यार हो जाएगा, तो आपका वो जो बायस है ना वो आपके हाँ वैल्यूएशन में दिखाई देगा, तब एकदम। जाके आप ये जस्टिफाई, नहीं नहीं अभी जो स्टॉक एक्सपेंसिव दिख रहा है डीसीएफ पे, मेरे ख्याल से 40% ग्रोथ नहीं, मेरे ख्याल से कंपनी 60% ग्रोथ कर सकती है, हाँ हाँ। राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल रूल जो मैं फॉलो करता हूं कि अगर एक्सेल शीट मुझे बता रहा है कि ये स्टॉक बाय करने लायक है या नहीं बाय करने लायक है, मैं वो कंपनी को नहीं खरीदूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट अ सॉफ्टवेयर टू टेल मी वेदर आई शुड बी बाइंग दैट स्टॉक और नॉट।
सो जो मैं रिवर्स डीसीएफ करूंगा, अगर उसमें जो मार्केट का एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट 10, 15, 20% रहेगा ना, मैं जजमेंट कॉल ले सकता हूँ कि ये स्टॉक, मैं 10% सोच रहा था, मार्केट 15% सोच रहा है, अब मैं खरीद सकता हूँ। बट अगर मैं 10% सोच रहा हूँ, मार्केट 50% सोच रहा है, तो विदाउट डाउट आई एम नॉट अलाउइंग द एक्सेल टू टेल मी कि आपको स्टॉक खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। वो एक रूल है, वो एक वे है। अनदर सिंपल वे विच आई फॉलो इज, प्रोफेसर बख्शी ने इनफैक्ट एक फंडामेंटल वैल्यूएशन मेट्रिक मेथड बताया था, बहुत सिंपल था। उसका एक आइटरेटेड वर्जन जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं कंपनी का पिछले 10 साल का अर्निंग्स ग्रोथ देखता हूँ, राइट? 10-15 साल का, जितने साल का जो CAGR अर्निंग्स ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ, कैश फ्लो ग्रोथ, एक देखता हूँ, एक रीजनेबल नंबर क्या है, राइट? अभी का जो लेटेस्ट अर्निंग्स है, राइट, उसको उसी नंबर से और अप्रोक्सीमेटली उसी नंबर से अगले 10 साल तक ग्रो करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगले अगले पिछले 15 साल में अगर कंपनीज का अर्निंग ग्रोथ 20% रहा है, तो मैं 20% उसको सस्टेनेबली अगले 10 साल तक नहीं ग्रो करूंगा, बिकॉज कंपनी का बेस रेट बढ़ गया है, साइज बढ़ गया है, राइट? तो अगले 10 साल में मैं उससे कम नंबर लूंगा। मैं सोचूंगा और मैं अज्यूम करूंगा अपने एक्सेल मॉडल में कि पिछले अगर 15 साल में 20% बढ़ा है, तो अगले 15 साल में मैं उसको 12 से 15% ग्रो करूंगा। सो जो 10वें साल में मेरे पास अर्निंग्स पर शेयर आएगा, उसको मैं एक प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल दूंगा, राइट? वो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल में जनरली अराउंड 20 से 25 टाइम्स देता हूं। कितनी भी अच्छी कंपनी हो, राइट, इन द लॉन्ग टर्म दी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल ऑफ अ कंपनी ट्रैक्स दी अर्निंग्स ग्रोथ। जितना कंपनी का अर्निंग ग्रो होगा, उतना लॉन्ग टर्म में उसका प्राइस टू अर्निंग होगा। अगर किसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग 80 टाइम्स 100 टाइम्स है, विच मीन्स मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो कंपनी कंसिस्टेंटली 60, 70, 80% ग्रो करती रहेगी, जो सस्टेनेबल नहीं होता, राइट? लॉन्ग टर्म इंडिया में अगर आप देखेंगे कंपनीज का अर्निंग्स ग्रोथ रेट, रिटर्न ऑन कैपिटल 12 से 15%, 15% फॉर द बेस्ट कंपनीज, 20% बहुत रेयर कंपनीज के लिए रहता है। बट रिटर्न ऑन कैपिटल अगर आपका 15% रहा है, अर्निंग्स ग्रोथ 15% रही है, तो आप अच्छी क्वालिटी कंपनी को 15 से 20 से ज्यादा पी नहीं दे सकते लॉन्ग टर्म में। सो 10th ईयर का जो अर्निंग्स होगा, अगर मैं उसको 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, वो मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, राइट? आज के स्टॉक प्राइस से अगर वो सेलिंग प्राइस तक मुझे डिसेंट रिटर्न मिल रहे हैं, तो मैं स्टॉक खरीद लूंगा। सही है। सो आई डू ऑल दीज काइंड ऑफ सिंपल, जो आप बोल रहे हैं ना, बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन, राइट? दो आई यूज एन एक्सेल शीट, बट इट्स इज एज सिंपल एज दैट। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना इंट्रिंसिक वैल्यू में, जैसे आप ब्रोकर रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, ब्रोकर रिपोर्ट्स में टारगेट प्राइसेस होते हैं, देयर आर नो टारगेट प्राइसेस। सबसे फनी चीज ब्रोकर रिपोर्ट्स में होती है, टारगेट प्राइस भी रैंडम नंबर्स होते हैं, 931 रुपीज, 1029 रुपीज, एज इफ यू कैन प्रिसाइजली कैलकुलेट कितना कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू, जो मैनेजर्स भी नहीं कैलकुलेट कर सकते, राइट? सो इंट्रिंसिक वैल्यू, जो बफेट का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो है कि इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा एक अप्रोक्सीमेशन होता है। अप्रोक्सीमेटली इस कंपनी का वैल्यू कितना है, अगर मैं इस रिमोट को उठाऊंगा, अप्रोक्सीमेटली इस रिमोट का कितना वैल्यू, अगर ये रिमोट मार्केट में मुझे मिल रहा है, डू आई नो द प्राइस, बट अप्रोक्सीमेटली कितना वैल्यू है वो मुझे पता करना पड़ेगा। इसके अगर मुझे पार्ट्स खोल के देखने पड़ेंगे, वैसे कंपनी को खोल के देखना पड़ेगा, कंपनी का कैश फ्लो, कंपनी का बिजनेस, कंपनी का मैनेजमेंट क्वालिटी, कंपनी का ग्रोथ रनवे, कंपनी का बैलेंस शीट क्वालिटी, वो सबको मिला के एज एन एक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट और इन्वेस्टर, ये एक्सपीरियंस आप 6-8 महीने में धीरे धीरे आप लर्न कर सकते हो कैसे करते हैं। दो इसको मास्टर करने में आपको 10, 15, 20 साल लग सकते हैं या लाइफ टाइम लग सकता है। बट देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं फंडामेंटल एनालिस्ट बनने के लिए, राइट, कंपनी के बेसिक सीखने के लिए, वो आप 6-8 महीने में सीख सकते हो। उसके बाद उसको आप होन करते रहिए, राइट? सो ये सिंपल क्वेश्चंस अगर आप आंसर करेंगे, तो इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल नॉट वांट टू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर नॉट वर्थ इन्वेस्टिंग, तो आपको उसका इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने का मतलब नहीं, आपका रास्ता बहुत आसान हो जाएगा इनफैक्ट। और उसके ऊपर अगर आप बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करते हो, आप सिंपल वैल्यूएशन मॉडल्स यूज करते हो, अप्रोक्सीमेशन करते हो, एक रेंज कैलकुलेट करते हो, राइट? सो रेंज कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि बजाज ऑटो का इंट्रिंसिक वैल्यू 2000 रुपए है, राइट, आपको इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन मल्टीपल मेथड से करना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि बजाज ऑटो का इंट्रिंसिक वैल्यू 1500 से 3000 के बीच में है। ओके, 2000 है, 2100 है, 2200 है, वो किसी को नहीं पता। बट जब वो इंट्रिंसिक वैल्यू 2800 पहुंचेगा या 2500 पहुंचेगा, मुझे पता है कि 1500 से 3000 के बीच में वैल्यू है, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, वो 2500 पे पहुंचेगा, मैं उस स्टॉक को खरीदना शुरू करूंगा। वो 2000 पे पहुंचेगा, मुझे पता है कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू स्टिल स्ट्रांग है, द कंपनी स्टिल स्ट्रांग, आई विल बाय मोर ऑफ बजाज ऑटो। आई एम नॉट वरीड अबाउट कि मुझे कितना पे बेचना है, मेरा टारगेट प्राइस क्या है, कि बिकॉज आई एम थिंकिंग लाइक एन ओनर टारगेट प्राइस देके अपना बिजनेस नहीं चलाता, राइट? आप अगर अपने बिजनेस का इंट्रिंसिक वैल्यू करोगे, आप
अगर वो बिजनेस का इंट्रिंसिक वैल्यू आप अचीव कर लेते हो, आप सोचते हो कि मेरे बिजनेस का वैल्यू से 10 करोड़ रुपीस है, इंट्रिंसिक वैल्यू बेस्ड ऑन योर कैश फ्लोज, राइट? आपको अगर कोई इन्वेस्टर पैसा दे रहा है, आपने 10 करोड़ का वैल्यूएशन दे दिया, यू आर नॉट गोइंग टू सेल आउट. Of course, if you want to come out with an IPO, then that's a different story altogether. But if you still love the business, if you think the business has a potential to go to 50 crore, 100 crore, like an owner would think, right? You are not going to sell off. So क्या टारगेट प्राइस और क्या इंट्रिंसिक वैल्यू? पर विशाल, इसमें जस्ट पॉइंट आपकी सारी वैलिड है, बट जब मैं इंट्रिंसिक वैल्यू निकालता हूं तो जैसे जैसे कंपनी का बिजनेस प्रोग्रेस होता है वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी चेंज होती है. तो अगर बजाज ऑटो का एग्जांपल लें तो 2,000 रुपया सपोज आया, तो मुझे लगा ये ठीक है, कोई 1,500 3,000. फिर नेक्स्ट क्वार्टर का जब रिजल्ट आया तो कुछ ऐसी बातें मैनेजमेंट ने कर दी या कुछ ऐसे एक्शंस हो गए जिससे लग रहा है कि यार ये तो खराब होती जा रही है, तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू और नीचे होना चाहिए. सो एवरी टाइम you are postponing that decision of selling, the intrinsic value is also going down. How do you handle this? If the intrinsic value is going down because of a management decision और आपको लग रहा है कंपनी का फंडामेंटल चेंज हो रहा है, तब वो इंट्रिंसिक वैल्यू भी मैटर नहीं करता, आप सेल कीजिए और बाहर जाइए. Okay. राइट? बट अगर आपने जैसे यू गिव एन एग्जांपल ऑफ अ क्वार्टर्स परफॉर्मेंस, राइट? इंट्रिंसिक वैल्यू, योर एस्टिमेट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू एक क्वार्टर के परफॉर्मेंस पे चेंज नहीं होना चाहिए. Okay. वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एनुअल परफॉर्मेंसेस, 2 years, 3 years, 5 years. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप रियलाइज कर रहे हैं कि कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू कम होता जा रहा है और मैं उस पर सिर्फ डटा रहूंगा क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं. नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं. बट यू नीड टू गिव द कंपनी, बिकॉज कंपनी क्वार्टर्स पे चलती है, राइट? बट कंपनी का जो क्वार्टर, जैसे जेफ बीजोस ने आई थिंक एक इंटरव्यू में कहा था, एनालिस्ट के इंटरव्यू में, कि आप जो अगले क्वार्टर की मेरे से बात कर रहे हैं ना, या जिस क्वार्टर की मेरे से बात कर रहे हैं, वो क्वार्टर पिछले 10 साल पहले बना चुका हूं मैं. जो मैंने 10 साल पहले जो डिसीजन लिया था उसकी वजह से मेरा आज का क्वार्टर का परफॉर्मेंस है, राइट? सो बजाज ऑटो का जो परफॉर्मेंस अगले 10 साल बाद होगा ना, वो अगले क्वार्टर या उसके अगले क्वार्टर पर डिपेंड नहीं करेगा. डायरेक्शनली, जैसे इन्वेस्टर की बात की, डायरेक्शनली बिजनेस कैसे जा रहा है, डायरेक्शनली मैनेजमेंट कैसा सोच रहा है ना, उस पर डिपेंड करेगा. एंड इफ यू हैव ट्रस्ट एंड फेथ ऑन एनी मैनेजमेंट, सीइंग कि पिछले 10 साल 15 साल में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कैसे फुटप्रिंट्स छोड़े हैं, राइट? उस बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि इस कंपनी का साथ छोड़ना है कि नहीं छोड़ना. दो एक क्वार्टर में भी बहुत मेजर डिसीजन कंपनी ले सकती है जिससे आपको लगता है कि आप कंपटीशन के सामने नहीं टिक पाएंगे. I need to have faith to give probably another quarter of performance, maybe a third quarter. It's fine अगर मैं 10-15% lose करता हूं, but अगर the thing is that they are running a company, I'm not talking about Bajaj Auto, someone who's running an organization for the last 50 years and successfully knows much better than me. Investors को वो ईगो को ना एकदम कम कर देना चाहिए कि मैनेजमेंट से मैं ज्यादा जानता हूं. हम मैनेजमेंट मीटिंग करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, हम रिसर्च रिपोर्ट्स लिखते हैं, उसके बाद हमको लगता है कि मैनेजमेंट से ज्यादा जाने लगे, मैनेजमेंट को कुछ नहीं पता, right? We need to empathize with those people who are running multi-million-dollar businesses who've done successfully over the last 10, 20, 30, 50 years and ethically. अगर आप ये फंडामेंटल्स को समझ जाएंगे ना, वो जो एथिकल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, कैपिटल एलोकेटर्स की बात कर रहा हूँ, कुछ तो उनमें है, राइट, जो मेरे में नहीं है. मैं सिर्फ आउटसाइडर की तरह उसको देख रहा हूँ बिजनेस को. दे आर एक्चुअली ऑन ग्राउंड, राइट, रनिंग द बिजनेस, फाइटिंग इन द सेंस फाइटिंग टू ग्रो द बिजनेस, राइट? I am no one compared to them, so I need to give them the benefit of doubt if they deserve a benefit of doubt, and let them grow, let them prosper, and I'm going to prosper along with them. सही. So विशाल, ये पूरा एक्सरसाइज कोई भी एक कंपनी के साथ इन्वॉल्व है ना, मैनेजमेंट के साथ भी लिटरली आप इन्वॉल्व ही रह गए, ये तो बहुत सारी कंपनीज के साथ नहीं कर सकते हैं. तो आपका यूनिवर्स में एक लिमिटेड स्टॉक्स है कि इतनों पे ही मैं अभी फोकस करूंगा, इन्हीं को ही देखूंगा मैं. सो एक तरीका होता है कंपनी स्क्रीनर्स जैसे आप यूज करते हैं, राइट? वो एक तरीका है कि आप फंडामेंटल फैक्टर्स डाल दीजिए स्क्रीनर में कि मुझे रिटर्न ऑन कैपिटल 20% ज्यादा चाहिए, मुझे अर्निंग्स ग्रोथ 10-12% से ज्यादा चाहिए. फॉर एग्जांपल मुझे प्रोमोटर होल्डिंग भी, अगर आप देख रहे हैं, प्रोमोटर होल्डिंग चाहिए जो तो मैटर नहीं करता लॉन्ग टर्म में. मुझे कंपनी का फ्री कैश फ्लो ग्रोथ 15-20% चाहिए पिछले 10 साल में, राइट? ऐसे आप स्क्रीनर्स में एंटर करेंगे तो आपको एक लिस्ट ऑफ कंपनीज मिल जाएंगी. आपने इसमें वैल्यूएशन नहीं डाला, प्राइस टू अर्निंग नहीं डाला, आपको सिर्फ क्वालिटी कंपनीज चाहिए, राइट? मैं ऐसा एक्सरसाइज पिछले 15-20 साल से कर रहा हूँ, जब से एनालिस्ट हूँ, राइट? घूम फिर के वो 40-50-60 स्टॉक ही हमेशा लिस्ट में आते हैं, राइट? सो इंडिया में जैसे मैंने कहा 7-8 हजार लिस्टेड कंपनीज, बिजनेसेस हैं बीएससी एनएससी पे, बट वर्थ इन्वेस्टिंग और वर्थ लुकिंग एट नॉट मोर देन 100. और उसमें से भी वर्थ इन्वेस्टिंग फॉर द नेक्स्ट 10, 15, 20 years वुड बी नॉट मोर देन 30 to 40. और उनको भी आपको तभी खरीदना चाहिए जब वो एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे हैं, राइट? सो आप ये देख रहे हैं कि इन्वेस्टिंग जो सुनने में बहुत आसान लगता है, वो इतना आसान नहीं है.
राइट. सो एक सिंपल तरीका जो मैं अपने रीडर्स को भी बताता हूँ, अपने वर्कशॉप में भी बताता हूँ, जोल ग्रीनब्लैट, राइट, एक ऑथर इन्वेस्टर हैं बहुत फेमस, गोथम कैपिटल के फाउंडर. उन्होंने एक मैजिक फॉर्मूला लिस्ट बनाई थी और मैजिक फॉर्मूला का फिलॉसफी बताया था. मैजिक फॉर्मूला में बेसिकली वो दो मैट्रिक्स यूज करते थे, राइट, एक लिस्ट क्रिएट करने के लिए कंपनीज में. पहला था रिटर्न ऑन कैपिटल, कि कंपनी कितना रिटर्न ऑन कैपिटल जनरेट करती है. सेकंड है अर्निंग्स यील्ड. अर्निंग्स यील्ड मतलब प्राइस टू अर्निंग्स का उल्टा, अर्निंग अपॉन प्राइस, राइट. सो पहले कंपनीज की एक लिस्ट बनाते थे, रिटर्न ऑन कैपिटल के बेसिस पर रैंक करते थे, राइट. मे बी आप BSE 200 का लिस्ट ले लो, उसमें आप सब कंपनीज को रिटर्न ऑन कैपिटल के बेसिस पे लिस्ट कर दो, राइट. जो सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल है उसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, राइट. फिर उसी लिस्ट को आप अर्निंग्स यील्ड पे आप लिस्ट रैंक कर दो, जिसका सबसे कम अर्निंग्स यील्ड है, विच मीन जो सबसे सस्ता है, उसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे. अब इन दोनों पॉइंट्स को ऐड कर दो. ऐड करने के बाद सबसे ज्यादा पॉइंट्स जिसके होंगे कंपनीज के, वो आपकी टॉप कंपनी होगी. उसके बाद उस हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में आप टोटल पॉइंट्स को लिस्ट कर दो. सो यू गेट अ मैजिक फॉर्मूला लिस्ट, राइट. सो व्हाट जोल ग्रीनब्लैट सेड कि आप अगर मैजिक फॉर्मूला लिस्ट को ही इन्वेस्ट करते हैं, नॉट 200 स्टॉक्स, मे बी यू टेक ओनली 30 स्टॉक्स, राइट. आप उसको और फिल्टर कर सकते हैं कि आपको डेट टू इक्विटी की वाला कंपनी नहीं चाहिए, आपको जीरो डेट कंपनी चाहिए और वेरी लेस डेट, राइट. आई एम जस्ट फाइन ट्यूनिंग दैट प्रोसेस, राइट, जो जोल ग्रीनब्लैट ने नहीं कहा था. उसमें आप रिटर्न कैपिटल, उन्होंने सिर्फ लेटेस्ट कहा था. मैं पिछले 10 साल की बात कर रहा हूँ. 10 साल का रिटर्न कैपिटल अच्छा होना चाहिए. उससे अगर आप फिल्टर करेंगे ना, आप एक मैजिक फॉर्मूला लिस्ट बन जाएगा. अगर आप वो मैजिक फॉर्मूला के लिस्ट के सिर्फ 10 स्टॉक्स को उठाते हैं, 15 स्टॉक्स को उठाते हैं, उनमें SIP शुरू कर देते हैं, आई थिंक दैट कैन वर्क वेल फॉर एनी इन्वेस्टर, राइट. There are so many strategies that can work, and there are so many strategies which we think can work but do not work. 20 साल बाद क्या होगा, आप हाइंडसाइट में जब देखेंगे आपको पता भी नहीं आपने क्या किया और क्या हो चुका, राइट. सो इफ यू डू इट सेंसिबली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू फोकस ऑन द प्रोसेस. आपके पास एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए, आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और आपके पास जस्टिफिकेशन आ गया, आप उस चीज को करते रहिए. उसमें गलतियां निकल सकती हैं, उसको इवॉल्व करते रहिए, अपने आप को इवॉल्व करते रहिए, सीखते रहिए अपनी गलतियों से. वो आइटरेशन से यू विल रीच वेयर यू वांट टू रीच. सही. सो दैट इज द एंटायर फंडामेंटल प्रोसेस व्हिच आई फॉलो. So Vishal, because I've been following your YouTube channel also, so as we are approaching the end of this session, मुझे बताइए 1% का क्या कॉन्सेप्ट है, और what is the top say 3 learnings from all the interviews which you have taken till date? So 1% का बेसिकली कॉन्सेप्ट जो था, वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट है. पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसा कहता है कि अगर आप धीरे धीरे भी ग्रो करते हैं किसी चीज को, राइट, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप उसको कंसिस्टेंटली ग्रो करते हैं, वो एक बहुत बड़ी चीज बन सकती है, राइट. सो जेम्स क्लियर ने फॉर एग्जांपल एक बुक लिखी है एटॉमिक हैबिट्स, जिसमें उन्होंने ये बहुत अच्छा चार्ट बना रखा है, जिसका मैथमेटिकल जो स्नैपशॉट है हम कई सालों से व्हाट्सएप में देख रहे हैं, राइट. 1% अगर आप ग्रो करते हैं एवरी डे, सो 365 डेज व्हिच मींस 1 ईयर में आप अपने आप से 37 टाइम्स बेटर हो जाएंगे, करेक्ट, राइट. वही अगर आप 1% डिक्लाइन करते हैं, वर्स होते हैं, तो यू विल बी नथिंग कंपेयर टू वेयर यू स्टार्टेड. सो द कॉन्सेप्ट इज दैट लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, investing or outside of it, taking their lessons and trying to improve yourself only 1% per day. अगर आपने अपने आप को सिर्फ 1% improve कर सकते हैं on a daily basis, you will reach where you never thought you are going to reach, right? So आप लाइफ में कहाँ पहुंचेंगे आपको पता नहीं है. एंड ये सिर्फ इन्वेस्टिंग की बात नहीं है. ऑफ कोर्स बहुत लोग गलत मतलब निकालते हैं, अच्छा 1% पर डे रिटर्न, right, will take me 37 times of my money starting. This is not possible. 1% per day return is not possible because the market is not in your control. The only thing जो आपके कंट्रोल में वो आप खुद है. अगर आप अपने आप को 1% improve कर सकते हैं, right, अपने आप के 37 times better बन सकते हैं. Forget 1%. If you can improve yourself 1% per month, there also you're going to reach 15, 16, 20% better than what you were when you started off, right? So slow growth over a long period of time in yourself. That is the concept of 1%. अब तक मैं अराउंड 21 एपिसोड कर चुका हूँ इंटरव्यूज के, एंड ऐसे ऐसे लोगों की कर चुका हूँ जो मैंने नहीं सोचा था कि मैं कर पाऊंगा, बट पीपल हैव बीन काइंड. जो मेरे गेस्ट हैं उनके रेफरेंस के थ्रू, जो मैंने पिछले 10 से 11 साल से काम किया है, मैं ईमेल्स लिखता हूँ एंड इमेजिन नहीं करता हूँ कि वो लोग हाँ बोलेंगे, बट लोग हाँ बोलते हैं, तो आई फील प्राउड of the kind of work I think that I have done. So that is one good moment for me.
काफी लर्निंग्स हैं 1% शो से। आई थिंक इन्वेस्टिंग रिलेटेड जो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग्स जो मेरा 1% शो से रहा है वो था मेरे सेकंड एपिसोड में विनोद सेठी फॉर्मर मॉर्गन स्टैनली इंडिया के सीईओ एमडी थे। विनोद सेठी को ज्यादा लोग इंडिया में नहीं जानते हैं, बट वो ऐसे शख्स थे जिन्होंने इन्फोसिस के आईपीओ में, मॉर्गन स्टैनली में जब वो थे, उन्होंने इन्फोसिस के आईपीओ को एक्चुअली बचाया था, बिकॉज तब इन्फोसिस लेने वाला कोई नहीं था। सो ही बिकेम द लीड बायर, राइट। इन्फोसिस, एचडीएफसी, हीरो होंडा, राइट, जब कोई नहीं जानता था, द मॉर्गन स्टैनली एंड विनोद सेठी वर बाइंग लार्ज स्टेक्स इन दीज कंपनी। सो ये, एंड देन ही मूव्ड आउट एंड डिड थिंग्स ऑन हिज ओन। सो विनोद सेठी ने एक बहुत अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा था कि अगर आपको अच्छा निवेशक बनना है, आपको अपने एनालिसिस और अपने एक्शन को सेपरेट करना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, हमने किसी कंपनी का एनालिसिस किया, राइट, जैसे एनालिसिस खत्म हुआ हम डिसीजन बना लेते हैं कि अब खरीदना है कि नहीं खरीदना है, बेचना है तो बेचना है। तो हम एक्शन और एनालिसिस कंबाइन करते हैं, राइट। वी वांट टू टेक एन एक्शन बिकॉज वी सफर फ्रॉम दैट एक्शन बायस। उन्होंने कहा कि हम एनालिसिस जब हमारा खत्म हो गया है, हमने पता चल गया है कि हमको ये कंपनी अच्छी है, लेने लायक है, वी नीड टू लेट द मार्केट विस्पर इन आवर ईयर्स कि दिस इज द टाइम टू बाय द स्टॉक। I'm not talking about, he's not talking about timing the market. What he was saying कि आपने एनालिसिस जिस दिन खत्म किया उस दिन मार्केट आपको ऑब्लाइज करने नहीं आ जाएगा कि आपने एनालिसिस खत्म कर लिया, लो ये स्टॉक खरीद लो आज। सही बात। हो सकता है आपका एनालिसिस जब खत्म हुआ, आपको कंपनी बहुत पसंद हो आपके, बट आपका जो इंट्रिंसिक वैल्यू, आपका जो कंफर्ट लेवल है उस प्राइस पे नहीं हो, वैल्यूएशन वाइज, राइट। यू हैव टू वेट, यू हैव टू सेपरेट दैट एक्शन फ्रॉम योर एनालिसिस, which is one of the most valuable lessons that anyone can learn, because हम लोग हमेशा एक्शन करने के लिए चाहते हैं, राइट। एक्शन को हम अचीवमेंट के बराबर समझते हैं। हमने कुछ एक्ट किया, आज स्टॉक खरीदा, इट लुक्स लाइक एन अचीवमेंट, राइट। इट इज नॉट लाइक दैट इन इन्वेस्टिंग। वॉरेन बफेट ने फॉर एग्जांपल एक 20 पंच कार्ड का रूल बताया था कि लाइफ में आपको एक कार्ड मिलेगा जिसमें 20 होल्स कर सकते हैं आप, राइट। आप जितनी बार भी स्टॉक खरीदेंगे उतनी बार उस पंच कार्ड में होल्ड कर पाएंगे, विच मींस आपके पास सिर्फ 20 अपॉर्चुनिटीज है स्टॉक खरीदने की लाइफ में, या 20 कंपनीज खरीदने की है। अगर आप इन्वेस्टिंग को उस अप्रोच से देखेंगे कि मुझे सिर्फ अपनी इस इन्वेस्टिंग लाइफ में 20 स्टॉक्स खरीदने का ही मौका मिलेगा, 20 कंपनीज का, यू आर गोइंग टू मेक योर डिसीजन मच मोर वाइजली, क्योंकि आप किसी भी कंपनी को नहीं खरीदेंगे, जैसे ही कंपनी को खरीदा वो एक होल पंच कर दिया आपने, 20 स्टॉक्स गए, you cannot buy, assuming you follow that rule. Yeah. Right? So if you combine Vinod Sethi's idea of separating action from analysis and also Warren Buffett's rule of 20 punch card, 20 holes in a punch card, आप more sensible decision ले पाएंगे, because you will be very careful where you want to invest in. That was one big investing lesson. Investing lesson बहुत सारे मिले हैं, but मैं 1% शो को more as a life journey मानता हूँ। दो मेरे ज्यादातर गेस्ट इन्वेस्टर्स रहे हैं, क्योंकि मेरा नेटवर्क इन्वेस्टिंग में है, मेरा कनेक्शन इन्वेस्टिंग में है, जो धीरे धीरे मैं बाहर लेके जाना चाहता हूँ। दैट इज माय आइडिया ऑफ द 1% शो। So the second important lesson which I remember is was from the first episode which I did with Manish Chokhani, Veenam. Manish ने मुझे कहा था, and Manish was the guy who actually pushed me to do a video based 1% show. मेरा आइडिया था सिर्फ ऑडियो करने का, उन्होंने बोला नहीं वीडियो करना चाहिए आपको, and I trusted him, and thank God I trusted him for that, right? So Manish ने एक बहुत important word मेरी डिक्शनरी में डाला था जिसको कहते हैं स्वधर्म। स्वधर्म मतलब मेरा काम। The purpose of life is not to follow what others are doing, is to find what I am here for, to find my own swadharm, and then मधुशाला जो है ना, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। So if I follow that path, if I find my path, if I know my path, and if I follow it with complete dedication, I will reach. Like a river. And he gave an example of a river. उन्होंने कहा था कि रिवर का काम सिर्फ फ्लो करना है, उसका काम ये डिसाइड करना नहीं है कि उसको किस समुद्र में जाके मिलना है। लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे, उसका काम सिर्फ फ्लो करना है। इन्वेस्टर का काम सिर्फ इन्वेस्ट करना है। कितने करोड़ कमाने हैं मार्केट से, कब कमाने हैं, वो उसके हाथ में नहीं है, राइट। आज मैं क्या कर रहा हूं, मेरा सिस्टम क्या है, मेरा प्रोसेस क्या है, मैं कैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं, वो डिसाइड करेगा मैं कहां जाऊंगा। उसमें भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, बट इफ यू नो व्हाट योर स्वधर्म इज, इफ यू नो व्हाट योर प्रोसेस इज and what are you here for, you're going to reach there, right? Third important lesson which I learned, and again I remember this because of recency, William Green का मैंने इंटरव्यू किया था, the last
episode. And William Green, जिन्होंने Richer, Wiser, Happier लिखा था, which is one of the best books I've read in the last 2 years. So William Green ने कहा था, काफी इनका 3 घंटे का मेरा एपिसोड था, which was the longest, right? William Green actually pulled out lessons from a lot of people, and William Green के थ्रू मुझे एक इन्वेस्टर का पता चला था जिनका मैंने 1% शो में इंटरव्यू लिया था. उनका नाम है आर्नोल्ड वैंडेनबर्ग. Arnold Vandenberg is a 84-85-year-old investor. He is a Holocaust survivor, right? Holocaust जो Germany ने किया था, right? Where they captured the Jews and they put them, right? So he did not go to a Holocaust center, but his parents were there. He lost 39 people of his family in that Holocaust. He was just 3 or 4 or 5 years, right? He went through a lot of depression, early childhood, very weak malnutrition and all that, because उनके parents उनको कई साल बाद मिले. Right, then went to US. From there, वहाँ पर एक बहुत poor neighborhood में रहते थे. He got involved in a lot of fights, got hurt. उनके लिए बहुत आसान था एक desperate life जीना, right? एक depressed life जीना, right? But he did not choose that way. He chose a life of kindness. He chose a life of doing good for the others, right? He chose a life of being honest. He chose a life of not doing bad to others, right? And he's lived till he is 84 and जब आप उसको देखेंगे, उनसे बात करेंगे, मेरा उनसे इंटरव्यू चला 2.5 घंटे, जिसमें से 2 घंटा 20 मिनट उन्होंने बोला. मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर उन्होंने ऑलमोस्ट 2 घंटा 15 मिनट तक दिया था. एंड पूरे 2.5 घंटे दैट पर्सन वाज स्टैंडिंग एंड टॉकिंग, राइट? एंड ही वाज सो हैप्पी टॉकिंग, राइट? आई डिड नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क हिम बिकॉज़ मेरे को इंटरप्ट ही नहीं करना था उनको. Right, so those kind of people, right, the learnings that despite all the desperation and depression and self pity that you can indulge in life, right? आपके साथ बहुत बुरा हुआ, मार्केट्स में तो हम लोग हमेशा सोचते हैं ना, मेरे साथ सबसे ज्यादा बुरा हो रहा है, right? हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है, right? अगर हम पैसा 100% भी गवा देते हैं, that is nothing compared to the bigger aspect of living a good life, right? That is one important lesson which I said. I used a word called equanimity, samatvam, right? अगर इंसान वो सीख जाए ना, ग्रैटिट्यूड से जीना सीख जाए ना, कि मुझे जितना मिला है वो काफी है, राइट? ऑफ कोर्स ज्यादा मिलना चाहिए. जब मैं मेहनत करूंगा तो मुझे और मिलेगा, आई विल बी डिजर्विंग, राइट? बट नॉट लिविंग विद दैट गोल एंड नॉट इन्वेस्टिंग विद दैट गोल, बट ओनली बीइंग इक्वानिमस एंड नॉट कर्सिंग द वर्ल्ड कि यार मार्केट गिर गया, मेरा पैसा डूब गया, ब्रोकर ने मेरे साथ ऐसा किया, कि स्टॉक एडवाइजर ने ऐसा किया, कि विवेक ने मुझे ऐसा बताया, कि विशाल ने मुझे ऐसा बताया. वी कैन नॉट लिव अ लाइफ ब्लेमिंग अदर्स. We have to take responsibility of our life, and we have to live a life following what Manish Chokani said as Swadharma, right? So if you can do that, right, if you can just live a kind life, a life full of gratitude, I think we can also end up becoming good investors, because it's all about gratitude. For people who are working hard to create businesses where we invest and make our money, stock prices, जैसे Buffett बोलते हैं, they are not pieces of paper. अगर हम उसको उस तरह से समझने लग जाए ना, जिस दिन एक इन्वेस्टर समझने लग जाए कि जब मैं स्टॉक खरीदता हूँ वो एक पीस ऑफ पेपर या डीमैट अकाउंट में टिकर नहीं है, वो एक बिजनेस है जो एक हार्ड वर्किंग मैनेजर चला रहा है और कई सालों से चला रहा है, उसने ग्रो किया है, राइट? मैं उससे एम्पैथाइज करने लग जाऊंगा और मैं उसको एज अ ओनरशिप समझने लगूंगा. मैं अपने आप ही लॉन्ग टर्म में अच्छा निवेशक बन सकूंगा. सो दैट इज द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग व्हिच आई हैव लर्नड, दो देयर आर सो मेनी अदर लेसन्स, बट किसी और दिन. सही है. I think this is a perfect way to end this session. Amazing, Vishal. Really, what I was expecting from you, you gave it to me. बहुत बहुत धन्यवाद ये करने के लिए मेरे साथ. और कभी मौका मिलेगा, आप ग्रो करते रहिए. मे बी आपका 100th सेशन जब आएगा 1% का, फिर मैं आऊँगा आपके पास में और नॉलेज लेके और विजडम लेने के लिए, ताकि मेरे भी जो लर्नर्स हैं, they also get whatever work you are doing, they also get the crux of the matter. Thank you so much, विशाल. धन्यवाद विवेक, आपसे बात करने के लिए. आपने अपना 1 घंटा दिया मेरी बात सुनने के लिए, right? उसके लिए I'm very thankful, and I'm sure the kind of work that you're doing, right? If you just keep carry on that compounding, I'm sure you're already seeing the benefits of compounding. So congratulations to you and all the best to you, and thank you to all your readers for listening to me. So धन्यवाद. Thank you so much, Vishal. We'll be in touch. Thank you. Bye bye. Thank you, Vivek. Bye bye.